इंडियन आर्मी ऑफिसर का एक बेटा था जो कि चंडीगढ़ में पैदा हुआ। ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जब ये स्कूल में जाता, टास्क करता, तो इसके जो टीचर्स थे वो इसकी तारीफ करते थे। 12th स्टैंडर्ड के बाद इसकी एडमिशन बिट्स पिलानी में होगी। वहां पर भी कॉलेज में जो टीचर्स थे वो उसकी बहुत तारीफ करते थे। इसके बाद ये बिट्स पिलानी छोड़कर कैलटेक में मूव हो गया, यानी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां पर एक सब्जेक्ट था जिसकी 3 किताबें थी और इन सबको असाइनमेंट में एक टास्क मिला कि इन 3 बुक्स के बाद अपने थॉट्स बताओ। इसने बहुत मेहनत करी, तीनों की तीनों बुक्स पढ़ी और उनको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स में समराइज कर दिया। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडियन कॉलेजेस की तरह यहाँ पर भी इसकी वाहवाही होगी, लेकिन इसको डी ग्रेड मिला। क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला कि जो 3 किताबें तूने पढ़ी है वो मैंने भी पढ़ी है और जो तेरे सारे पॉइंट्स हैं वो तो किताबों में से है, तेरे खुद के क्या पॉइंट्स हैं वो बता। वहां पे जाके इस इंसान का दिमाग खुल गया और फिर इसने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में समझा। इस इंसान का नाम था सबीर भाटिया, जो आगे चलकर हॉटमेल के फाउंडर बने और अपनी कंपनी को $400 मिलियन में बिल गेट्स को बेचा। इलॉन मस्क का एक बार टेड टॉक में इंटरव्यू हुआ और उसे पूछा गया कि तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। उस पर उसने कहा, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। मुझे मैटर नहीं करता कि वो जो सच्चाई है वो कहां से आ रही है। The truth matters to me a lot. Really, like, sort of pathologically, it matters to me. हमें से मैक्सिमम लोग जो किसी भी इंफॉर्मेशन को सच मान लेते हैं, उसके लिए जो सच्चाई है सिर्फ वो मैटर करती है, यानी व्हाट इज द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिया के प्रणय हैं वो 2018 में बहुत फेमस हुए क्योंकि उन्होंने इलॉन मस्क को ट्वीट किया कि टेस्ला के जो विंडशील्ड के वाइपर्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इलॉन मस्क ने इसके ट्वीट का आंसर दिया कि यू आर राइट, इसमें प्रॉब्लम थी लेकिन अगले बिल्ड में इसे फिक्स कर दिया गया है। प्रणय जब यूएस में गए तो इलॉन मस्क ने इनके साथ एक फोटोग्राफ भी खिंचवाई। इन शॉर्ट, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बहुत ही अच्छे क्रिटिकल थिंकर्स हैं। उनको सच्चाई तक पहुंचना है, उनके लिए मैटर नहीं करता कि इन्फॉर्मेशन कहां से आ रही है। तो अब सवाल ये आता है कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के प्रोफेसर हैं रॉबर्ट एनएस, वो कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग इज डिफाइंड एज रीजनेबल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फोकस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव और डू। यानी कि एक ऐसी सोच जिसमें हम रीजन करते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं, यानी कैमरा अपने ऊपर लेके आते हैं और देखते हैं कि जो भी मैं सोच रहा हूँ क्या वो एक्चुअल में सही है भी या नहीं, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो सच है या नहीं। जबकि मैक्सिमम लोग जैसी उनको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है उस पर झट बिलीव कर लेते हैं। उनके बीच की जो प्रोसेसिंग होती है वो करते ही नहीं। सोचो तुम रिलैक्स करके आराम से फ्लाइट में बैठे हो, अपने आईपैड में एक मूवी देख रहे हो। बाहर जो मौसम है वो बहुत ठंडा है। तुम सोच रहे हो कि इस ठंडे मौसम में फ्लाइट से उतरते ही मैं अपनी फैमिली के पास जाऊंगा, उनके साथ मिलकर डिनर करूंगा। लेकिन तभी अचानक बीप 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 की साउंड आने लगती है और जो आपका प्लेन है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। सारे के सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, रो रहे हैं और फिर वो प्लेन क्रैश हो जाता है। अगले दिन अखबार में ये न्यूज छपती है। बहुत से लोग परेशान हैं क्योंकि इस फ्लाइट को कैप्टन मार्विन रेंसलो चला रहे थे, जिन्हें 3400 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। इस इंसिडेंट पर बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस होती है और फिर ये स्टोरी सामने आती है कि 12 फरवरी 2009 को फ्लाइट नंबर 3407 एक बम्बार्डियर Q400 प्लेन से न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जा रही थी। वेदर रिपोर्ट्स ऑलरेडी क्लियर वार्निंग दे रहे थे। आइसिंग कंडीशंस का रिस्क था, यानी बहुत ज्यादा ठंडी होने के कारण प्लेन पूरा का पूरा रुक सकता है। प्लेन के विंग्स पर बर्फ ऑलरेडी थोड़ी जम चुकी थी। प्लेन के अंदर कैप्टन रेंसलो के साथ फर्स्ट ऑफिसर रेबेका शॉ थी, 24 साल की यंग एविएटर। वो थोड़ी थकी भी थी। जब प्लेन मिड एयर में था तो इस एविएटर ने देखा कि कॉकपिट पर कुछ वार्निंग साइंस आ रहे हैं, पर इसके साथ एक ओवर कॉन्फिडेंट कैप्टन था जिसने कहा, अरे डरने की जरूरत नहीं है, इससे भी खराब टफ वेदर्स में मैंने प्लेन उड़ाए हैं। पर रेबेका ने जो ट्रेनिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग हमें इस कंडीशन पे प्लेन नहीं चलाना चाहिए था। पर वो कैप्टन रेंसलो के कॉन्फिडेंस से इतनी कन्विंस हो गई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये कैप्टन अपने को बहुत कॉम्पिटेंट मानते थे, पर ये उतने भी कॉम्पिटेंट नहीं थे। जब ये यंग पायलट थे तो सिमुलेटर टेस्ट में इनकी परफॉर्मेंस सिर्फ एवरेज थी और करियर के शुरुआत में तो वो 3 बार फ्लाइंग एग्जाम में फेल हो चुके थे। लेकिन कभी भी इन्होंने ये ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही प्लेन की कंपनी को बताया था। थोड़ी देर के बाद जब और वार्निंग साइंस आने लगे तो रेबेका ने कैप्टन को हिंट दिया कि सर ये वार्निंग साइंस आ रहे हैं, लेकिन कैप्टन ने कहा, वी आर गुड, डोंट वरी। जब स्टॉल वार्निंग बजर बजा, स्टिक शेकर चालू हुआ, मतलब प्लेन स्टॉल होने वाला था, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से योक को पुश करना था ताकि प्लेन की नोज नीचे आए और प्लेन स्पीड गेन करे। लेकिन कैप्टन रेंसलो ने एकदम उल्टा किया। प्लेन स्टॉल हो गया, स्पिन हुआ और सिर्फ 6 किलोमीटर दूर रनवे पे एक घर पर क्रैश हो गया। प्लेन में 49 लोग थे, सबकी डेथ हो गई और जिस घर में ये क्रैश किया
उस घर में भी एक इंसान की डेथ हो गई। बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक सिंपल स्टेटमेंट पब्लिश करी, पायलट एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टॉल रिस्पॉन्स कंपाउंडेड बाय पुअर क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब रेंसलो ने प्रोटोकॉल वायलेट किया और को पायलट ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वो उनके कॉन्फिडेंस से इंटिमिडेटेड थी। और इसे कहा जाता है ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट, जो कि डेविड ड्यूनिंग ने 2019 में दिया था, जिन्होंने कहा था कि रियल डेंजर सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं है, उससे भी बड़ा खतरा यह है कि जब ओवर कॉन्फिडेंट लोग पावर में होते हैं और उनको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाता, तब सबसे बड़ा डिजास्टर होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाती है और जो भी ये ओवर कॉन्फिडेंट इंसान बोलता है हम उसे सच मान लेते हैं। इसके अलावा 4 और ऐसे बाइसेस हैं जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को रोकते हैं, जिसमें मेरा सबसे फेवरेट है नॉर्मेल्सी बायस। ये बायस कहता है कि अगर कोई चीज हमारे साथ नहीं हो रही तो हमें लगता है कि वो कभी होगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूज़पेपर में हर बार न्यूज देख रहे हो कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन वो आपसे थोड़े दूर हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये एक्सीडेंट जो है वो मेरे साथ नहीं होंगे, वो किसी और के साथ होंगे। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं वो इस नॉर्मेल्सी बायस को अवॉइड कर पाते हैं, और वो होता है विद दिस, यानी डेटा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है बिल गेट्स। ऑलमोस्ट 10 साल पहले बिल गेट्स ने ये 8 मिनट की वीडियो पब्लिश करी थी टेड टॉक्स पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी लाइफ टाइम में जो मुझे सबसे बड़ा खतरा लगता है वो न्यूक्लियर वॉर से नहीं है, वो है किसी पैंडेमिक से। और इसके 5 साल के बाद एग्जैक्टली यही हुआ। बहुत से लोग वंडर कर रहे थे कि बिल गेट्स ने इस चीज को कैसे प्रेडिक्ट कर लिया, और वो था यूजिंग डेटा। एक्चुअली हुआ ये था कि बिल गेट्स और उनकी टीम सारे डेथ्स को प्लॉट करी थी ओवर सेंचुरीज, और वहां पे उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न मिला। पैटर्न ये था कि 1914 से 1918 तक 1.5 से 2 करोड़ डेथ्स हुई। उसके बाद 1939 से 1945 तक 5 से 6 करोड़ लोगों की डेथ हुई, और ये जो 2 मासिव डेथ्स की पीक थी ये नोन थी। बट इसके बीच में एक और पीक थी जो वर्ल्ड वॉर 1 से बड़ी थी, और ये थी स्वाइन फ्लू, जिसमें 5 करोड़ लोग मारे गए थे। जबकि किताबों में पूरे चैप्टर्स वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, इन पैंडेमिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। फिर बिल गेट्स ने देखा कि ऑलमोस्ट हर 100 साल में कोई ना कोई पैंडेमिक आ रहा था। बेशक उस टाइम उतनी ज्यादा डेथ्स नहीं हुई, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लोग एक से दूसरी जगह जाए, जिसकी वजह से जो पैंडेमिक है और ज्यादा फैले। एंड डेटा इज द रीजन, जिसकी वजह से उन्हें पता था कि इन 100 सालों में भी एक पैंडेमिक मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। नेक्स्ट बायस कहता है हेलो इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इंसान ने बहुत ज्यादा बुरा भी किया हो, लेकिन अगर वो एक पॉजिटिव चीज कर देता है तो उसके अराउंड एक हेलो आता है। इन शॉर्ट, एक बायस क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में, जिसकी वजह से हम उसे अच्छा मानने लग जाते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है संजय दत्त, जिनकी पहले बहुत ही नेगेटिव इमेज थी, लेकिन जैसे ही मुन्ना भाई MBBS मूवी रिलीज हुई, उससे उनकी इमेज बहुत ही पॉजिटिव होगी। कई लोगों को तो ये लगने लगा कि वो एक्चुअल के डॉक्टर हैं। इन शॉर्ट, ना जाने कितनी इंडियन पॉपुलेशन की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ऑलमोस्ट बंद हो गई। और इसी हेलो इफेक्ट बायस को यूज करके बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी ना किसी एक्टर को इलेक्शन में खड़ा कर देती, और मजे की बात यह है कि वो एक्टर जीत भी जाते हैं। हमारी जनता इस बेस पर इन एक्टर्स को सिलेक्ट नहीं करती कि वो एक्चुअल में हमारी हेल्प करेंगे, बल्कि इस बेस पर करती है कि वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे, जिसकी वजह से शायद वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी बन जाए। नेक्स्ट बायस कहता है फ्रेमिंग इफेक्ट, यानी अगर सेम इंफॉर्मेशन हमें 2 डिफरेंट तरीके से बताई जाए तो जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है वो कहीं घास चढ़ने चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन 2 दही के डब्बों को देखिए। एक में लिखा है 90% फैट फ्री, दूसरे में लिखा है कंटेन्स 10% फैट। जब इन दोनों डब्बों को मार्केट में उतारा गया तो ये देखा कि जिस डब्बे में 90% फैट फ्री लिखा है उसको लोग ज्यादा हेल्दियर कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी ज्यादा बिक्री हो रही है। जबकि जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं दे कैन एग्जैक्टली टेल यू कि इन दोनों इंफॉर्मेशन का एग्जैक्टली सेम मतलब है, बट क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है, इसीलिए 90% फैट फ्री लेबल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि हर कोई क्रिटिकल थिंकर नहीं है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बायस आता है रिसेंसी बायस। इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहां पर बहुत ही अच्छा वेटर आपको मिलता है। वो थ्रू आउट इस टाइम में आपके लिए टाइमली खाना लाता है, स्माइल करता है, लेकिन एंड में वो बिल लाने में लेट हो जाता है। इस केस में मोस्ट प्रोबेबली आप उसको सबसे कम टिप देंगे। और एग्जैक्टली इसी के ऑपोजिट, अगर कोई वेटर थ्रू आउट आपके लिए लेट खाना लाता है, थोड़ा अच्छा नहीं बिहेव कर रहा, लेकिन एंड में वो बहुत ही बिग स्माइल के साथ आपको ग्रीट करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको ज्यादा टिप देंगे। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रिसेंसी बायस, यानी हमारा ब्रेन जो रिसेंट एक्टिविटी है उसको ज्यादा वेटेज देता है, उसको मानता है कि वो थ्रू आउट एक्सपीरियंस है, विच इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी मूवी को जज करते हैं कि उसकी एंडिंग कैसे हुई। अगर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं और आपकी एंडिंग अच्छी नहीं हुई तो दूसरा इंसान आपको अच्छा नहीं मानेगा। वैसे ही क्रिकेट मैचेस में सबसे ज्यादा मूवमेंट जो हमें याद रहती है वो है लास्ट का छक्का। जबकि जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं वो राइट क्वेश्चंस और डेटा को यूज करके सिचुएशन को एज इट इज परसीव करते हैं।
2014 में मिशिगन में बहुत गर्मियां पड़ रही थी और तभी वहां की सरकार एक नया वाटर सोर्स पब्लिक के लिए लेके आई जो कि हल्का ब्राउन कलर का था। सरकार ने कहा कि ये पानी सस्ता भी है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी है। लेकिन एक 4 बच्चों की माँ ली एनी वॉल्टर्स, जिसके पास कोई साइंटिफिक डिग्री नहीं थी, उसे शक हो रहा था कि एक साफ पानी का कलर हल्का सा भी ब्राउन क्यों हो सकता है। उसके बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि उन्हें रैशेस हो रही हैं। लेकिन तभी सरकार अनाउंस करती है कि ये पानी बिल्कुल सेफ है। वहां के गवर्नर रिक सिंडर्स की टीम वहां पर आती है और वो भी कहती है कि इस पर सारे टेस्ट हो गए हैं और जो सप्लाई है वो परफेक्ट है। लेकिन ली एनी का दिल नहीं मानता। उसके बाद जो वहां के मेयर हैं डेन वॉलिंग्स, वो टीवी पर इस पानी को पीते हैं और कहते हैं ये पानी परफेक्ट है। लेकिन ली एनी को खुद का डेटा चाहिए था। वो कोई एक्सपर्ट नहीं थी, लेकिन बिना खुद के एविडेंस के वो डेटा को मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। वो नेबर से बात कर रही थी, ऑनलाइन सर्च कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं आ रहा था। 2015 में ली एनी ने ऑनलाइन एक 500 रुपए की किट खरीदी जो कि लेड को पानी में टेस्ट कर सकती थी। उसने पानी का सैंपल लिया और इस किट को यूज करके डेटा देखा। डेटा कह रहा था 104 पार्ट्स पर बिलियन, यानी जितनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए उससे 7 गुना ज्यादा। उसने ये फटाफट डेटा गवर्नमेंट को बताया, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये तो एक 500 रुपए की किट थी, इसके डेटा पर कितना विश्वास किया जा सकता है। इस पर ली एनी ने ये सैंपल वर्जीनिया टेक मार्क एडवर्ड्स को भेजा जो कि वाटर एक्सपर्ट थे। उनकी लैब ने भी ये डेटा को कंफर्म किया और इसके बाद पब्लिक के बहुत से टेस्ट किए जाने लगे। हॉस्पिटल में जब बच्चों के टेस्ट किए गए तो उनके ब्लड में नॉर्मल लेवल से डबल लेवल का लेड निकला। इसके बाद मॉम्स, मैकेनिक, सारा नेबरहुड गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया और पूरे 1 साल के बाद अक्टूबर 2015 में इस पानी को बंद कर दिया गया। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि 4 बच्चों की माँ क्वेश्चन करना जानती थी, डेटा को गैदर करना जानती थी। इन शॉर्ट स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि हर चीज को हमें फैक्ट चेक करना चाहिए। व्हाट इज द एक्चुअल डेटा? Second method to develop critical thinking is look for evidence, not opinions. Third, be ready to challenge your own beliefs. बचपन से हमारे बहुत सारे beliefs हैं और जो आगे चलकर हमें पता चलते हैं कि यार अच्छा ये तो झूठ था। तो हो सकता है कि अभी हमारे पास कोई एक ऐसा बिलीफ हो जिसे हम सालों से सच मान रहे हैं और माइट भी वो बिलीफ ही गलत हो। एक क्रिटिकल थिंकर अपने बिलीफ को चैलेंज करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा, लेकिन एक ब्रेन वॉश्ड इंसान हमेशा सोचेगा कि जो बचपन में उसे प्रिमिटिव ईयर्स में जो सिखा दिया गया है वो गलत हो ही नहीं सकता। एंड फाइनली द लास्ट मेथड टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इज दैट आर्ग्यू फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, एक ओपिनियन है और आपको लग रहा है दूसरा गलत है, तो एक बार आपको शिफ्ट करके दूसरे तरीके से भी सोचना पड़ेगा और उसकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कि वो वाला जो पॉइंट है वो सच क्यों हो सकता है। बहुत से आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स होंगे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते हैं, जो कि क्रिटिकल थिंकर्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनकी हेल्प कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपको ऐसे लोगों के थॉट्स जानने पड़ेंगे जो एक्चुअल में क्रिटिकल थिंकर्स हैं, और साथ में बाकी साइकोलॉजिकल बायसेस जिन्हें जानकर हम उन बायसेस को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स की बुक समरीज हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है पिछले 6 सालों में। तो इस ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। जय हिंद।